डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुणों के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था की कि जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है वो दरअसल कौन से फिजिकल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो निमंतर एल्किल हैलाइड्स हैं या जो निमंतर हेलो एल्केन होते हैं, जो निमंतर हेलो एल्केन हैं वो पाए जाते हैं अपने पास गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और अगर मैं इसके अंदर बात करती हूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मेरे पास हो जाता है मैथिल क्लोराइड है, ठीक है, मैथिल ब्रोमाइड है, या जिसको अपने बोल देते हैं क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, C2H5Cl, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये अपने को मिलते हैं कौन सी अवस्था के अंदर? गैसीय अवस्था के अंदर मिलते हैं। अगर अपने इनसे थोड़े से हायर लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ अपनों ने ये लिखा कि निमंतर जो हेलो एल्केन है वो पाए जाते हैं कौन सी अवस्था के अंदर? गैसीय अवस्था के अंदर। तो निमंतर से अगर अपने जाते हैं उच्च कैटेगरी की ओर, यानी कि अपने पास जो उच्च हेलो एल्केन होते हैं, उच्च हेलो एल्केन वो अपने को मिलते हैं द्रव अवस्था में। उच्च हेलो एल्केन जो हैं वो मिलेंगे कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर? द्रव अवस्था के अंदर। तो देखो यहाँ मैंने निम्न लिखा और यहाँ मैंने उच्च लिखा, तो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करो। देखो कि निम्न जो हेलो एल्केन है वो जो शब्द अपने किस प्रकार की हेलो एल्केन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली फोकस रखना आप कि जिन एल्किल हैलाइड्स के अंदर या जिन हेलो एल्केन के अंदर कार्बन एटम की संख्या 1 से 2 तक होती है, ठीक है ना। निमंतर अपने शब्द जो है वो यूज कर रहे हैं कि जिन हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 से 2 है, तो उनके लिए अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं निमंतर। अब जो यहाँ पे उच्च लिखा हुआ है, तो उच्च के अंदर अपने उन हेलो एल्केन को इन्वॉल्व करेंगे जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से लेकर के और 18 तक होती है, ठीक है ना। कार्बन संख्या 3 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक होती है? 18 तक होती है। तो वो मिलते हैं अपने को कौन सी अवस्था के अंदर? द्रव अवस्था के अंदर। अगर और अपने हायर लेके चलते हैं, यानी कि बात करते हैं जब उच्चतर हेलो एल्केन की, उच्चतर हेलो एल्केन, तो उच्चतर उनके लिए अपने यूज कर रहे हैं जिनमें कार्बन एटम की संख्या 18 से भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जिन हेलो एल्केन के अंदर कार्बन एटम की संख्या 18 से भी क्या है? ज्यादा है, तो वहां अपने शब्द यूज कर रहे हैं उच्चतर। तो ये अपने को मिलते हैं कौन सी अवस्था में? ये मिलेंगे अपने को ठोस अवस्था में, ठीक है। दोबारा से देख लो, बात कर रहे हैं अपने किसकी? भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो भौतिक अवस्था में अपने देखा कि कार्बन एटम की संख्या 1 से 2 के बीच में है, यानी कि जो निमंतर हेलो एल्केन है वो पाए जाते हैं गैसीय अवस्था में। और जब कार्बन एटम की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उनकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी कि वो अपने को मिलते हैं द्रव अवस्था में। और जब कार्बन एटम की संख्या 18 से अबव हो जाती है, 18 से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अपने को मिलते हैं कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। यानी कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी भौतिक अवस्था के अंदर भी क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड जो अपने पास आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो ये है कि इनका रंग कैसा है या इनका कलर कैसा है, ठीक है। रंग या कलर की अगर अपने बात करें तो जब एल्किल हैलाइड बिल्कुल प्योर स्टेट के अंदर होंगे, बिल्कुल शुद्ध अवस्था के अंदर होते हैं, ठीक है, कि जब अपने पास हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बिल्कुल प्योर स्टेट के अंदर है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था के अंदर है, तो उस कंडीशन में वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। उस कंडीशन में वो कलरलेस होते हैं, यानी कि उनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं वो, ठीक है ना। जैसे अपने पास वाटर है तो वाटर का अपने ये कहेंगे कि वाटर का कलर कैसा है, तो कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो एल्किल हैलाइड है वो प्योर स्टेट के अंदर है, वो अपने को कैसे मिलेंगे? वो मिलते हैं रंगहीन। लेकिन अब जो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड है, ये यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो अपने को पता है एल्किल फ्लोराइड एल्किल क्लोराइड की तुलना में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के जो बीच का बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन दोनों के जो बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो मतलब इनकी तुलना में ज्यादा रिएक्टिव हो गए, बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो इसलिए जो अपने पास है एक तो आ जाता है कौन? एल्किल ब्रोमाइड
और दूसरा आ जाता है कौन, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अगर प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है इनको, ये लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो प्रकाश के संपर्क में आने पर, ये हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के संपर्क में अगर आएंगे तो इनका कलर कैसा होने लगता है, येलो होने लगता है। यानी कि जैसे मान लो लैब वगैरह के अंदर बोतल वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, और डायरेक्ट वहाँ वो जो है, जो बोतल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही हैं किसके, लाइट के। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में, या मान लो अपने कोई काम ऐसा कर रहे हैं लैब से बाहर ले जाके कर रहे हैं, धूप के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, येलोइश कलर के हो जाते हैं या येलो कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके ऑर्डर की, या इनके स्मेल की, या इनकी गंध की। चाहे स्मेल बोल दें इसको, चाहे इसको अपने ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है ना, तो देखो जो तो अपने पास है निरंतर हैलोएल्केन है, यानी कि जिनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैसीय है। तो गैसीय अवस्था वाले जो एल्किल हैलाइड हैं, गैसीय अवस्था वाले एल्किल हैलाइड, तो ये तो अपने पास होते हैं मीठी गंध वाले। जो अपने पास है कौन से, निरंतर हैलोएल्केन है, जिनको अपने कह रहे हैं कि उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैसीय है, तो वो अपने को मिलेंगे कैसे, स्वीट सी स्मेल वाले मिलते हैं, मीठी गंध वाले मिलते हैं। मीठी गंध का मतलब कि जैसे मान लो घर में हलवा बन रहा है या कोई और चीज़ बन रही है, घर में अगरबत्ती अपने लगाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वो जल रही होती है या हलवा बन रहा होता है तो अपने को दूर से उसकी स्मेल आने लगती है और ऐसे मीठी मीठी सी और बार बार उसको सूंघने का मन करता है। ठीक है ना, तो वैसे ही जो गैसीय अवस्था वाले एल्किल हैलाइड है उनकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है, वो मीठी गंध वाले होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है फ्लेम टेस्ट जब करते हैं, ज्वलनशीलता परीक्षण जब करते हैं, जब इनको जला करके देखते हैं, ज्वलनशीलता की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, हरे रंग की ज्वाला के साथ ये क्या होते हैं, जलते हैं। यानी कि वहां पे जो लपटें उठेंगी, ये जब ये जलेंगे तो उस कंडीशन के अंदर कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा फ्लेम का। ठीक है, तो 3 बातें क्लियर हो गई। एक तो हो गई फिजिकल स्टेट, सेकंड अपने पास हो गया इनका कलर कैसा है, थर्ड हो गया कि इनकी स्मेल कैसी है, और फोर्थ अपने पास हो गया क्या, कि ये जलते कैसे हैं या जलाने पर रंग कैसा देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात करते हैं जो मेन अपने पास है टॉपिक है, और जहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं, तो वो अपने पास आ जाता है इनका मेल्टिंग और इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट नंबर 5 अपने पास है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट करना, पिघला देना, यानी कि बात हो रही है किसकी, गलनांक की, और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल करना, जैसे कि पानी है, पानी को अपने बॉइल करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही बात हो रही है किसकी, क्वथनांक की। मेल्ट करना मतलब पिघला देना, बॉइल करना मतलब उबालना, ठीक है ना। तो गलनांक और क्वथनांक की जब अपने बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर देखो कुछ बातें जो हैं वो अपने दिमाग के अंदर यहाँ से फिट कर लेना, क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगभग सेम रीजन रहता है अपने पास। तो देखो जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है, जैसे जैसे मोलर मास या अणु भार बढ़ता है या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्वथनांक है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सेकेंड, जैसे जैसे वान डेर वाल अट्रैक्शनल फोर्स बढ़ते हैं, वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, या मैं ये कह दूं कि जैसे जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। या ये कह दें कि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ये सारे जो यहाँ पे अपनों ने पॉइंट लिखे हैं ये सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। ठीक है,
कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है, जैसे जैसे भार बढ़ता है, वैसे वैसे आकर्षण भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। या जैसे जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ता है, द्विध्रुव आकर्षण बल कि अपने पास जो एल्किल हैलाइड है, ये एग्जांपल है किसका, पोलर का एग्जांपल है, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है। दूसरा जो एल्किल हैलाइड है ये है अपने पास, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। जब अपने बात कर रहे हैं किसकी, क्वथनांक की बात कर रहे हैं या गलनांक की बात कर रहे हैं, तो एक मिनट इसको देखो कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई अपरेटस है, कोई बर्तन है, और इसके अंदर मैंने लिया हुआ है किसको, एल्किल हैलाइड को, ठीक है, या हेलो एल्केन को लिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इनके बीच में यहाँ पे क्या है, अंतरा अणु आकर्षण बल है, ये वाला, ये अणु है, ये अणु है, और दोनों अणुओं के बीच में यहाँ पे क्या है, आकर्षण बल है, जिसको अपने वान डेर वाल अट्रैक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं, जिसको अपने द्विध्रुव आकर्षण बल भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो द्विध्रुव और दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल है। जब आप इसको बॉइल कर रहे हो, उबाल रहे हो, तो उबालने का मतलब है कि आप इन दोनों अणुओं के बीच का ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे आकर्षण क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे जो आकर्षण है आपस में वो क्या है, क्योंकि ये पोलर है, तो पोलर होने के कारण दोनों के बीच में क्या आकर्षण बल ज्यादा है। तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ेगा किसी भी अणु के अंदर, वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो ये जो चारों मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन चारों पॉइंट को मैं एग्जांपल के थ्रू आपका क्लियर कर देती हूँ, देखो कैसे। और वहीं से जो अपने यहाँ पे लिख रहे हैं, वहीं से आपका बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाता है, उससे आउट नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे अपने पास हमने यहाँ पे लिखा, जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे कि मान लो अपने ले रहे हैं समान एल्किल समूह युक्त, समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का क्रम। एल्किल समूह आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक में मैंने मैथिल लिया तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, मैथिल। देखो इसका एग्जांपल अगर अपने देखें, एक हमने ले लिया मैथिल फ्लोराइड, एक ले लिया मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, और एक ले लिया हमने मैथिल आयोडाइड। तो अब इसके अंदर देखो कार्बन एटम जो हमारे पास है, इसका अगर अपने परमाणु भार की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास कितना, 12 होता है। हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन के लिए अपने नॉर्मली लेके चलते हैं एक, तो 3 का कितना हो गया, 3 हो गया। तो 12 + 3 हमारे पास कितना हो गया, इस मैथिल का कितना हो जाएगा अणुभार, यहाँ पे 15 हो गया। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए अपने पास होता है 18 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको अपने लेके चलते हैं मान लो कितना, 19 लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये एकदम एक्यूरेट नहीं लेके चल रहे, क्योंकि हमने तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात देखनी है। तो यहाँ अपने पास ये डाटा आ रहे हैं, इनसे ये डिजिट आ रही है, 12 + 3 + 19। अगर अपने यहाँ बात करें तो वापस यहाँ पे क्या हो जाता है, 15, 12 और 3 15 ही है ना। और क्लोरीन के लिए अपने पास कितना होता है, 35.5 के आसपास। यहाँ अपने बात करें तो ब्रोमीन के लिए जो अपने पास एटॉमिक वेट है वो कितना आ जाता है, 80 के आसपास आ जाता है। यहाँ अगर अपने बात करें तो ये आ जाता है 127 के आसपास आ जाता है। तो अब यहीं से आपका क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है या सबसे ज्यादा जो अणु भार है या मोलर मास है वो अपने को किसके लिए मिल रहा है, वो मिल रहा है मैथिल आयोडाइड के लिए। तो जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा, जैसे जैसे मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अपने को बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो किसका मिलता है, मैथिल आयोडाइड का, उससे कम मैथिल ब्रोमाइड का, उससे मैथिल क्लोराइड का, और सबसे कम मिलता है किसका, मैथिल फ्लोराइड का, ठीक है ना। अब देखो सेकंड जो अपना लिखा है, वान डेर वाल आकर्षण बल जैसे जैसे बढ़ेंगे या द्विध्रुव आकर्षण बल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। या तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जो तीसरा लिखा है वो लिखा है कि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो कि जैसे अपने लिख रहे हैं समावयवी हैलो एल्केनों के
क्वथनांक का क्रम। समावयवी जो आइसोमर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। समावयवी किनको बोलते हैं अपने, मान लो आपके पास दो कोई स्ट्रक्चर है, दो कंपाउंड आपके पास, उन दोनों का जो अणुसूत्र है, उन दोनों का जो अणुसूत्र, एक के अंदर जितने कार्बन है दूसरे में भी उतने, एक में जितने हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लो अपनों ने यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख दिया CH3F, तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। कोई आपके पास दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उनको लिखने का जो तरीका है वो आपका क्या अलग अलग है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल देते हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं, समावयवी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो कि अपने पास जैसे अगर अपने बात करते हैं किसकी, समावयवी हैलोएल्केनों की, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, CH2, CH2, Cl, और IUPAC नेम है इसका 1-क्लोरो ब्यूटेन। अब ये जो अपने पास चार कार्बन है इनको हम इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और IUPAC नेम क्या है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट की 1 2 3, 1 पे क्या लगा है, 1 पे है आपके पास क्लोरो, 2 पे अटैच है कौन, मैथिल, 3 कार्बन की चेन है तो 3 के लिए अपने यूज करते हैं क्या, प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी अपने बना सकते हैं, जिसको अपने बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या IUPAC नेम अगर देखें लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3, तो IUPAC नेम है इसका 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब इन तीनों का अगर अपने को बॉइलिंग पॉइंट आपस में डिफरेंशिएट करना हो, कंपैरिजन करना हो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का, तो उस कंडीशन के अंदर देखो कि मेरे पास जो ये सिंपल नॉर्मल चैन है जिसको अपने सामान्य अगर इसका नाम लिखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने N लगाते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। तो अब एक बार इन तीनों को देख लो आराम से ध्यान से, और अब इसके बाद में देखो कि ये जो चीज है वो इनके ऊपर अपने कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे इनके ऊपर लागू कर रहे हैं। तो जैसे मान लो वापिस से अपने पास कोई ऑपरेटस है, कोई बीकर है, उसके अंदर अपने इसको लेकर के क्या करना चाह रहे हैं, बॉइल करना चाह रहे हैं। तो एक तो मेरे पास नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की अगर मैं बात करती हूँ तो इस तरीके से है वो मेरे पास नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की, ठीक है ना। और एक तो मैंने इनको उबालना है, इनको गर्म करना है, तो देखो लीनियर चैन है, एकदम सीधी चैन है, इनके बीच में आकर्षण है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, आकर्षण है। और अगर मान लो कि सेम अपने पास बीकर है और उसी बीकर के अंदर अपने लेकर के इस आइसोब्यूटिल क्लोराइड को गर्म करना चाह रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल देखो कैसे हैं, इनके इस तरीके से हैं आपके पास, ठीक है। और अगर अपने बात करते हैं इसकी टर्शरी ब्यूटाइल की, तो टर्शरी ब्यूटाइल को अगर मैं शो करना चाहूँ तो कैसे है मेरे पास, ये इस तरीके से हैं। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, यहाँ से सोच के देखो कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो किसके मॉलिक्यूल के बीच में है, सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ पे है। तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो कहाँ पे होगा, वो होगा लीनियर चैन में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो कहाँ होगी, इस लीनियर चैन के अंदर होगी। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इससे कम अट्रैक्शन यहाँ या यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब इससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आइसो का। और सबसे कम जो है वो किसका हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल का हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया पॉइंट ऑफ व्यू से वान डेर वाल्स ट्रैक्शन फोर्स या द्विध्रुव आकर्षण बल से। अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ध्यान में रख के अगर आप अपना आंसर दे रहे हो तो उस कंडीशन में देखो कि जो नॉर्मल चैन है इसका क्राइटेरिया कितना, इतना है। ये हमारे पास जो नॉर्मल चैन है इसका जो सरफेस एरिया इतना आ रहा है। और अगर अपने बात करते हैं आइसो की तो उस कंडीशन में देखो सरफेस एरिया ये आ रहा है अपने पास। और अगर अपने बात करते हैं टर्शरी की तो टर्शरी के अंदर आपके पास सरफेस एरिया ये हो जाता है, ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या अपने पास जो सरफेस एरिया है वो किसके लिए आ रहा है, नॉर्मल चैन के लिए आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, जिसमें शाखा नहीं है, उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ एक बात और क्लियर कर देते हैं, अपने एक और लिख देते हैं कि जैसे जैसे शाखन बढ़ता है
जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी, शाखाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे वान डेर वाल आकर्षण बल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वान डेर वाल आकर्षण वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वान डेर वाल आकर्षण जैसे कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स की अगर अपने बात करें तो अपने को कहाँ पे मिलता है, नॉर्मल चैन में। तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, 1 क्लोरोब्यूटेन का। उससे कम आ जाता है किसका, आइसोफोन का। और उससे कम आ जाता है किसका, टर्शरी एल्किल हैलाइड का। ठीक है, शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद में अपने से यहाँ से क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जैसे मान लो, अब अपने एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वहां से आपका और क्लियर हो जाएगा ये। कि अपने को दे रखा है निम्न कंपाउंड को या निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और इसके लिए अपने को दे दिया 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर अपने को दे रखा है 2 क्लोरोप्रोपेन, एक अपने को दे रखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और नेक्स्ट मान लो दे दिया 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो इनका सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया एक बार। तो अब इनका क्लियर करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और किसका कम है। तो बेटे सबसे पहले तो आपको आना चाहिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब तक आपको इनका फॉर्मूला नहीं आता तब तक आप कुछ भी, किसी भी प्रकार की, चाहे रिएक्शन है और चाहे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, आप क्लियर नहीं कर सकते। तो देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, नाम से क्लियर है, प्रोपेन कितने कार्बन है, 3 है, और तीनों के बीच में एन आ रहा है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, CH3 CH2 CH2 Cl, किसकी बन गई, 1 क्लोरोप्रोपेन की। नेक्स्ट है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन CH3CH Cl, CH3 3 कार्बन की चैन है प्रोपेन, जिसमें 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 Br, और लास्ट है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो CH3 CH2 और Br, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो देखो अपनों ने बात की बेटे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि 3 कार्बन है और यहाँ भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, कार्बन यहाँ भी कितने हैं, 3 है, लेकिन यहाँ तो 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पहली बात तो कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, और दूसरा यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या ब्रोमीन है, क्लोरीन 35 और ब्रोमीन कितना है, 80। ठीक है, मतलब इसकी कंपैरिजन में इसका वेट क्या है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अपने को बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो किसका मिलता है, 1 ब्रोमोब्यूटेन का। ठीक है, तो मैं वैसे लिख देती हूँ, इसका नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका सबसे ज्यादा मिलेगा अपने को क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब नंबर 2 के ऊपर देखो, अपने पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये कौन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है, यहाँ अंतर सिर्फ इसका है कि यहाँ 3 कार्बन की चैन, यहाँ भी 3 कार्बन की चैन, लेकिन यहाँ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो क्लोरो के कंपैरिजन में ब्रोमीन का एटॉमिक जो वेट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए ये नंबर 1 और ये चला जाता है कहाँ पे, नंबर 2 के ऊपर। अब रह गए ये दोनों। तो अपना ने क्या कहा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे शाखन बढ़ता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसका मतलब नंबर 3 पे कौन आ जाएगा, नंबर 3 पे आपको मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन, और लास्ट में अपने पास मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे अपने लिखा हुआ बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पहले किसको लिख लेंगे, सबसे कम, बढ़ता क्रम, यानी कि पहले कम, फिर ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, और लास्ट में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा जो सबसे लास्ट में हमने लिखा हुआ है, यानी कि आ गया कौन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर जिनको बिल्कुल मान लो थोड़ी सी ज्यादा वीक है केमिस्ट्री,
तो उनके लिए इसका जो आंसर है वो देख लो। सबसे पहले आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन के बाद में आएगा कौन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन के बाद में आपके पास आ जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और सबसे जो हाईएस्ट मिलता है वो अपने को किसके लिए मिलता है, 1 ब्रोमोब्यूटेन के लिए, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने ले लिया मैथिल क्लोराइड, नेक्स्ट ले लिया मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, और लास्ट में ले लिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने IUPAC नेम इसका क्लोरोमीथेन, इसका है डाइक्लोरोमीथेन, इसका है अपने पास है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका है ट्राइब्रोमोमीथेन, और इसका है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो यहाँ कार्बन एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी कितने हैं, एक है। बस अंतर ये है यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का तो बेचारे का आपने जो वेट है वो लेके कितना चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो, यहाँ 1 क्लोरीन एटम है, यहाँ वो 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ कितने हैं, 4 है। तो एक बात तो क्लियर है कि 1 वाले से 2 का, 2 वाले से 3 का और 3 वाले से 4 वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इन चारों के ऊपर भारी पड़ता है कौन है, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म पड़ेगा क्या, देखो कार्बन के लिए 12 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, और ब्रोमीन कितने यहाँ पे 3, तो एक के लिए आप कितना लेके चलते हो, 80 लेके चलते हो, तो 80 इंटू में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 240 के आसपास हो गया, और ये अपने पास कितने हैं, 13 है, ऐड कर लो कितने हो गए, 253। जो अपने पास ब्रोमोफॉर्म है इसके लिए जो मोलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 253 के आसपास आ रहा है। और जब अपने बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, तो उस कंडीशन में देखो कार्बन के लिए अपने कितना लेके चलते हैं, 12 लेके चलते हैं, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए 1 के लिए अपने कितना लेके चलते हैं, 35 लेके चलते हैं, तो 4 के लिए 35 इंटू 4 कर देंगे, तो देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 हो गया, 20 और 140 कितना आ रहा है, 152, और यहाँ कितना आ रहा है, 253। तो यहाँ बात वही आ गई, अणुभार जिसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देख के आइडिया नहीं लगाना कि यहाँ 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन है जो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री में काम आती है, इनऑर्गेनिक में जो आपका चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, या मान लो और कोई न्यूमेरिकल बेस्ड जो है आपका चैप्टर, तो उसके अंदर कैलकुलेशन करनी होती है, और वहाँ पे ये अपने सारी चीजें काम आती हैं। परमाणु भार है, अणु भार है, तो ये आपके जो डाटाज हैं ये थोड़े क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो अपने लिए ब्रोमोफॉर्म के लिए आ रहा है कितना, 253, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए आ रहा है कितना, 152। तो इसका मतलब कि अगर अपने लिखते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो उस कंडीशन में सबसे कम मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड से ज्यादा जो है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट वो मिलेगा मैथिलीन क्लोराइड का, इससे ज्यादा मिलेगा किसका, क्लोरोफॉर्म का, इससे ज्यादा मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, और सबसे हाईएस्ट मिलता है किसका, ब्रोमोफॉर्म का। ठीक है ना, शायद अब क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट का आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी सेम सा ही चलता है, बस वहां पे थोड़ा सा एक बात और अपने ध्यान में रखते हैं कि वहां पे क्रिस्टलीय जो व्यवस्था है, या क्रिस्टल के अंदर जो अणु है उनकी फिटिंग कैसी है, उनकी पैकिंग कैसी है, उस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो मेनली उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो अगर आता है तो वो आता है आपका हेलो एरिन से, और जब अपने हेलो एरिन करेंगे तो मैं उसको वहां पे क्लियर कर दूंगी। अब यहाँ से देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे करके और इस तरीके से ऑर्डर पूछ लेता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो आपने बताना है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है वो ये होता है कि जो एल्किन हैलाइड है या हेलो एल्केन है, हेलो एल्केनों के क्वथनांक इनके जनक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। एक तो ये ऑर्डर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केनों के
क्वथनांक जनक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। क्यों? ठीक है, हेलो एल्केन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके जनक एल्केन यानी कि जिनसे हमने उनको बनाया है उनके कंपैरिजन में हाई होते हैं। उसका रीजन देना है कि जैसे बेटा देखो मेथेन है, मेथेन से हमने क्या बनाया हुआ है, मेथिल क्लोराइड बनाया हुआ है। एथेन है तो एथेन से मान लो हमने क्या बना रखा है, एथिल ब्रोमाइड बना रखा है। ठीक है, तो इसका आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि जो मेथिल क्लोराइड है इसका जनक कौन है, मीथेन है। एथिल ब्रोमाइड है इसका जनक कौन है, एथेन है। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है कि हेलो एल्केन का जो क्वथनांक है वो जनक एल्केन से उच्च क्यों है। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, क्लियर हो रहा है कि जो अपने पास मीथेन है, मीथेन के कंपैरिजन में जो मेथिल क्लोराइड है यानी कि एल्केनों की तुलना में जो एल्किल हैलाइड हैं इनके अणु भार क्या है, ज्यादा है। दूसरा, वंडर वाला आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तीसरा, द्विध्रुव आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी आपको क्या मिलते हैं, उच्च मिलते हैं। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी आप फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। अणु भार लिख सकते हो, वंडर वाला अट्रैक्शनल फोर्स लिख सकते हो, डायपोल अट्रैक्शनल फोर्स लिख सकते हो। ठीक है, और तीनों के रीजन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो अपने को क्या मिलता है, हाई मिलता है, उच्च मिलता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो आ जाता है सोल्युबिलिटी का यानी कि विलेयता का। विलेयता या इसको अपने लिख देते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता की अगर अपने बात करें तो देखो बेटे अपने 4 चैप्टर हैं जिनमें मेनली अपने रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। ठीक है ना, एक अपना चल रहा है, 3 और है इसके अलावा। जहां भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है विलेयता का, जहां भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है किसका, विलेयता का। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसको किस चीज में घोल के देखोगे, पानी के अंदर, जल के अंदर घोल के देखोगे। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन आ रहा है किसका, सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान में रखना जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड का आपने देखना है कि पानी के साथ में, जल के साथ में क्या तालमेल है, वो उसमें घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। एक सिंपल सी बात है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, चारों में जब भी आपसे सोल्युबिलिटी का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी, पानी की बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है। और जो जल है वो आपको पता है, जल है सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं इसको, अपने यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं। सार्वत्रिक विलायक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या अपने कहें कि परावैद्युतांक का जो मान है, परावैद्युतांक, ठीक है, वो होता है कितना, 80 होता है, 80 होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सभी जो सॉल्वेंट है, सभी जो विलायक हैं उनमें से हाईएस्ट जो अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है वो किसके लिए मिलता है, जल के लिए मिलता है 80। यानी कि लगभग अपने पास कोई भी ऐसा सोल्यूट नहीं है जो पानी के अंदर विलय ना हो, लगभग जो है वो क्या हो जाते हैं, सोल्युबल होते हैं, विलय होते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि इसकी एक नियम भी अपनों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो वो वापस अपने यहाँ थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि जो सेम है वो सेम को ही क्या करता है, डिसॉल्व करता है। सेम को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, समान को घुलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ध्रुवीय अणु हैं वो ध्रुवीय में घुलने चाहिए और जो अध्रुवीय अणु हैं वो किस में घुलने चाहिए बेटे, अध्रुवीय में घुलने चाहिए। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री है, सबसे पहले स्टार्ट होती है पीरियोडिक टेबल से, और पीरियोडिक टेबल में क्या है, अपने पास बहुत सारे एक्सेप्शन, अपवाद हैं। तो इसका मतलब हर जगह अपने पास क्या है, अपवाद ही अपवाद मिलते हैं। तो अब इतनी, ये तो नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए है। तो देखो कि जब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, विलेयता का क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो अपने कहेंगे कि जल में अविलय या क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं। नॉर्मली बुक्स के अंदर देता है कि अल्प विलय होते हैं, लेकिन लगभग क्या होता है बेटे, अविलय होते हैं। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलय या अल्प विलय होते हैं। तो अब देखो एल्किल हैलाइड ही है अपने पास, एल्किल हैलाइड। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि जब आपका एल्किल हैलाइड यहाँ पे काम कर रहा है, किसका, सोल्यूट का काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है, विलायक का काम कौन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कर रहे हैं, वाटर कर रहा है। ठीक है ना, कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। तो देखो बेटे कि अभी मैंने जैसे नियम लिखा कि सेम के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है, लेकिन यहाँ फिर एक्सेप्शन आ गया। कैसे आ गया, देखो एल्किल हैलाइड पोलैरिटी है
ठीक है, और H2O में भी क्या है, पोलैरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्किल हैलाइड यहाँ आके घुल जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, अपनी अहमियत रखते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य ये जो आकर्षण बल है, और जल के अणुओं के मध्य में ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको अपने इसको बोलते हैं वान डेर वाल, द्विध्रुव आकर्षण बल। और यहाँ है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब अगर एल्किल हैलाइड को हमने यहाँ बोलना है, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच का ये जो बंध है ये टूटना चाहिए, और जल के अणुओं के बीच का भी ये जो बॉन्ड है ये टूटना चाहिए। जब ये बॉन्ड टूटे और एल्किल हैलाइड H2O के साथ में क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तभी विलय होगा। ठीक है, एल्किल हैलाइडों के अणुओं के मध्य का ये आकर्षण बल टूटे, ठीक है, जल के अणुओं के मध्य का ये आकर्षण बल टूटे, और एल्किल हैलाइड और जल अणुओं के बीच में नया वान डेर वाल आकर्षण बल क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, यानी कि वहां नए बंध क्या हो जाए, बन जाए। लेकिन एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में या एल्किल हैलाइड के अणुओं में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने मध्य के इस अंतरा अणुक आकर्षण बल को तोड़ सकें और जल अणुओं के साथ में नए बंध बना सकें। या ये अपने कहेंगे कि जैसे मान लो अपने कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना मुनाफा हो रहा है, तो अपने उस काम को तभी छोड़ेंगे जब आप दूसरा कोई काम कर रहे हो और वहां भी आपको क्या हो, उससे ज्यादा मुनाफा हो, या लगभग उतना मुनाफा हो, तभी आप अपना फील्ड चेंज करोगे, अदरवाइज क्यों करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखो कि अगर एल्किल हैलाइड को यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के जा सके और यहाँ नया बॉन्ड बना सके। मतलब सिंपल सी बात कि एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य और हाइड्रोजन यानी कि जल के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल को तोड़ने में उतनी ऊर्जा नहीं, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि नए बंध बनने के दौरान क्या होती है, वहां से उत्सर्जित होती है। एल्किल हैलाइडों के मध्य या जल अणुओं के मध्य बंध जो हैं उनको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी वहां पे नहीं है कि जितनी नए बंध बनने के दौरान वहां से क्या होगी, निकलेगी। यहाँ तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी यहाँ यूज होगी, उतनी नए बंध बनने के दौरान वहां से क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो वो दोनों का तालमेल वहां पे नहीं बैठ रहा, नहीं बैठेगा। तो इसलिए अपने ये कहेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है उनकी जल के अंदर जो विलेयता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, इससे अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, वो आ जाता है किसका, डेंसिटी या घनत्व का आ जाता है। ठीक है, डेंसिटी बोल देते हैं या जिसको अपने क्या बोल देते हैं, घनत्व बोल देते हैं। तो घनत्व के लिए देखो, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, या जैसे जैसे हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, या जैसे जैसे हैलोजन्स का मोलर मास या अपने कहें मास द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, या हैलोजन का जो मास है वो बढ़ता है, वैसे वैसे जो घनत्व है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आ गई, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। ठीक है, हमें क्लियर है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। ठीक है, एल्किल जो ग्रुप है वो तो सेम है यहाँ पे, लेकिन साथ में जो हमने हैलोजन लगा रखे हैं, उन हैलोजन्स में सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसके लिए आता है, आयोडीन के लिए। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो भी किसका मिलता है, एल्किल आयोडाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम किसके लिए मिलता है, एल्किल फ्लोराइड के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, डेंसिटी या घनत्व की बात होगी। ठीक है, ये तो आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करेंगे एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि यहाँ से आपके पास जो जितने मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, उन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, ध्यान से करना, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के संदर्भ के अंदर मेनली आप फोकस रखोगे इन चारों के ऊपर। कि ये नहीं कि जैसे यहाँ से अपने जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको बड़े यहाँ पे हिंदी की तरह पूरी व्याख्या नहीं करनी होती, आप वहाँ पे मेन फैक्टर लिख दो। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि हैलो एल्केनों के क्वथनांक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे स्मॉल यानी कि सिंपल शॉर्टकट लिख देते हो, क्योंकि हैलो एल्केनों के अणुभार, क्योंकि हैलो एल्केनों के अणुभार जनक एल्केनों की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं, तो इसलिए अणुभार बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये रीजन आ गया आपके पास।
फिर आप क्या कह सकते हो कि एल्केनो की तुलना में हेलो एल्केनो के अंदर जो द्विध्रुव आकर्षण बल है या वांडर वाल आकर्षण बल है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब ये ज्यादा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 3 लाइन के अंदर आंसर दो, चाहे आप 2 लाइन के अंदर आंसर दो, आपका जो आंसर है वो उस पूरे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए भी हाँ सेटिस्फाई कर रहे हो आप, ठीक है ना, तभी मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।